अगर हम कुछ अच्छा करते हैं और कोई उसकी कदर ना करे तो हमें कैसा लगेगा। हम आज कुछ एक ऐसे ही शख्स के बारे में जानने वाले हैं जिनकी ब्रिलियंट डिस्कवरी को जीते जी कोई नहीं समझ पाया, और वो ब्रिलियंट शख्स है ग्रेगर जॉन मेंडल, द फादर ऑफ जेनेटिक्स। बहुत बहुत कमाल की कहानी है। अगर आप 10वीं कक्षा में हैं और साइंस में इनके बारे में पढ़ चुके हैं अथवा पढ़ने वाले हैं तो इनकी कहानी एक बार सुनिएगा ज़रूर, आपकी रुचि और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उनका जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रियन में हुआ था। उनके पिता एक गरीब किसान थे। उनकी एक छोटी बहन और एक बड़ी बहन थी। बचपन से ही उनके मन में ढेर सारे सवाल थे जिनका जवाब उस वक्त ना तो उनके पिता के पास, ना तो किसी किताब में और ना ही किसी के पास था। उनके सवाल थे कि प्लांट में वेरिएशन क्यों है, उनकी हाइट क्यों डिफरेंट होते हैं, कलर्स ऑफ फ्लावर्स क्यों अलग अलग होते हैं। बचपन में वे बीमार बहुत रहते थे और बाद में उन्होंने अपनी स्कूल एजुकेशन जैसे तैसे ख़त्म की और बाद में उन्होंने चर्च में बतौर पादरी अपना स्थान लिया। वो बच्चों को पढ़ाते थे, उन्हें अच्छा लगता था, तो उन्होंने सोचा कि एक टीचर के एग्ज़ाम दी जाए, पर वो उसमें फेल हुए। पढ़ने में रुचि की वजह से उनके मुखिया ने उन्हें ग्रेजुएशन के लिए पैसे दिए और 1853 में उन्हें ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंस में कंप्लीट किया। दूसरी बार उन्होंने सोचा कि एक और बार टीचर के एग्ज़ाम देते हैं, तो दूसरी बार भी वो एग्ज़ाम में फेल हो गए। वो हेरिडिटी वर्क पर कार्य कर रहे थे और वहाँ उन्होंने चूहों पर अपना कार्य शुरू किया। वहाँ के जो पादरी थे उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि चर्च में एनिमल सेक्स पर अध्ययन करना उचित नहीं है और वहाँ उनका कार्य अधूरा रह गया। बाद में उन्होंने पी प्लांट्स को चुना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। उनके एक करीबी ने उनको 5 एकड़ ज़मीन दी और वहाँ ही वो अपने एक्सपेरिमेंट करने लगे। उनका एक्सपेरिमेंट 7 साल तक चला और उसी दौरान उन्होंने 28,000 प्लांट को ग्रो किया। उसमें शेप, हाइट, कलर के डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट किए और अंततः 7 वर्ष के बाद उनका वो एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ। उन्होंने सोचा कि इतनी मेहनत की है और इसका रिजल्ट मिला है तो लोगों को बताना चाहिए। 1866 में करीबन 40 वैज्ञानिकों के बीच उन्होंने ये प्रस्तुत किया। उस समय लोगों ने जब सुना तो वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उनका मैथ साइंस का मिश्रण उस समय के लोगों से गले उतरने से रहा। दूसरी बार भी उन्होंने प्रस्तुत किया पर वही हाल था, नोबडी अंडरस्टैंड। लोगों ने बेबुनियाद ताली बजाई और वहाँ से चले गए। बाद में उन्होंने सोचा कि इतनी मेहनत की है तो पेपर में पब्लिश करवा दिया जाए। वहीं भी ये हाल था कि किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। उनके समकालीन एक और वैज्ञानिक थे जो बहुत फेमस थे और उनका नाम था चार्ल्स डार्विन। उनके ये एक्सपेरिमेंट के बारे में उन्हें ये पता चला, पर कहते हैं ना उनकी कुछ कॉम्पिटिटर्स की भावना होती है, उनकी वैसे ही कुछ भावना थी। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप हनी बी और हॉट व्हीट पर मुझे ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा। एक्चुअली में वो उनको खुद को ही नहीं पता था कि उनका एक्सपेरिमेंट है, ये डिपेंड्स अपॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो उन्होंने उस पर किया पर ये फेल हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें उस पर डिपेंड करती थी।
और चार्ल्स डार्विन को शायद ये पता था, इसलिए उन्होंने ये दोनों चीज़ दी एक्सपेरिमेंट के लिए। ये देखकर उन्हें ये लगा कि शायद मैं रॉन्ग हूँ और उन्हें यही रिसर्च बंद कर दी। बाद में ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने धार्मिक संस्था पर टैक्स लगाए। ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा। उन्होंने ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट के सामने कोर्ट में केस लड़ा। उसी दौरान 61 साल की उम्र में उनकी किडनी डिसऑर्डर बीमारी की वजह से 6 जनवरी 1884 में उनकी मौत हो गई। उसके बाद चर्च में न्यू पादरी आए और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जला दिए। उन्होंने अपने मित्र से कहा था कि माई टाइम विल कम। अब वो तो मर गए थे, अब क्या होगा? कहानी अब शुरू होती है। देखिए, पब्लिकेशन के 34 साल बाद मीन्स 1900 में 3 साइंटिस्ट इसी रिगार्डिंग कुछ अध्ययन कर रहे थे। उनके नाम थे हेको डार्विस, कार्ल कैरल और सर मार्क। कोइंसिडेंटली इन तीनों को स्टडी के लिए रेफरेंस मटेरियल कलेक्ट करना था। उनको ये लग रहा था कि हम ही पहले ऐसे पीपल्स हैं जो इस पर रिसर्च करने वाले हैं, हमसे पहले तो कोई आया ही नहीं। उन्होंने इसी दौरान इन तीनों के हाथ में ओरिजिनल पेपर लगा और जब देखा तो सोचा कि इतनी ब्रिलियंट डिस्कवरी आज तक किसी के हाथ क्यों नहीं आई, लोगों ने इसे पढ़ा क्यों नहीं। जो हम आज ढूंढ रहे वो 34 साल पहले ही किसी ने ढूंढ लिया है। और बाद में उनकी कदर करके उन्होंने सब लोगों को बताया। बाद में 1901 में विलियम बैटसन नाम के एक साइंटिस्ट ने उसे रीपब्लिश करवाया। जब वो जर्मन भाषा में था इसलिए सब लोग नहीं पढ़ पा सकते थे, तो उन्होंने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवाया। उन्होंने उनकी एक अलग बुक भी लिखी, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, और विलियम बैटसन ने ही उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स नाम दिया। और आखिर में मरने के 16 साल बाद वाकई ही उनकी एक्सपेरिमेंट का लोगों ने महत्व समझा, उन्हें सम्मान मिला। तो ये थी द ग्रेट फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।